बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हुए हैं, इनमें कौन सी खामियां थी और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे लाहौर के अंदर उनमें क्या था, और ये जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है या टैंक है इसके चक्कर में दुनिया पड़ गई है, और लाहौर के ऊपर ये जो डिप्लॉयमेंट की गई थी फौजियों की, ये क्या चक्कर था। दूसरी चीज ये जो सारा का सारा इमरान खान का मर्डर केस है वो सारा का सारा दिया गया है पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट को, एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट को, एटीसी को दिया गया है। अब ये एटीसी क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं इस ऑडियो लॉग में बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए मिलकर डिस्कस करते हैं ये सारी की सारी चीजें। सबसे पहली चीज आते हैं इमरान खान के केस के ऊपर। इमरान खान का जो केस है ना, जो एटीसी को दिया गया है, अब एटीसी में बता दूं सारी की सारी सेक्टर कमांडर लाहौर कंट्रोल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके डीआईजी ऑपरेशंस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास अपने पुलिस की इंडिपेंडेंट विंग है, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं होता। एटीसी डायरेक्टली कमांड करता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई या सेक्टर कमांडर लाहौर का कंट्रोल करता था, पंजाब वाली, और उसके थ्रू इन्होंने बड़ी असैसिनेशंस वगैरह करवाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली। इसी तरह से जो आपका एटीसी है जो बलोचिस्तान के अंदर है, वो सारा का सारा वहां का सेक्टर कमांडर कंट्रोल करता है। और इसी तरह से ये सारे के सारे मिसिंग पर्सन वाले केसेस, लोगों को अगवा करना और उनको मार देना, कईयों को कहीं पर गुम करके मार देना, ये सारे के सारे काम आपके एटीसी जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है पंजाब पुलिस का, वो सारे के सारे काम यही करता आ रहा है। और ये सारे के सारे काम एक तो अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर करता आ रहा था, जो पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस होती है, दूसरा ये आर्मी की इंटेलिजेंस के ऊपर करता आ रहा था, तीसरा ये पैसे लेकर लोगों को कत्ल करवाना, मरवाना, जो एक तरह की साइड एक्टिविटीज होती है जैसे कीनियन पुलिस करती है, ये सारी की सारी चीजें ये एटीसी वगैरह करता आ रहा है। और अब जो लोग समझ रहे हैं कि एटीसी के पास आने के बाद ये केस सिक्योर हो गया है, मैं बता देता हूँ कोई केस सिक्योर नहीं हुआ। ये सारे के सारे एविडेंसेस की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। अगर एविडेंसेस को प्रॉपरली ट्रैक किया जाता तो पहले 12 घंटे इन्वेस्टिगेशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते। 12 घंटों के अंदर आप तमाम तर मुल्ज़िमान को पकड़ सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ लाहौर के अंदर वो जो ब्लास्ट हुआ था हाफिज सईद के खिलाफ, इंडिया ने स्पॉन्सर किया था लाहौर के अंदर वो ब्लास्ट हाफिज सईद के खिलाफ। 24 घंटे के अंदर तमाम तर कातिल पकड़े गए थे, क्योंकि स्टेट की नियत थी, स्टेट चाहता था कि हमने इन सबको पकड़ना है। 24 घंटों के अंदर दुबई पर उसके जो लिंक्स थे, जो उसके मतलब दुबई के अंदर उस बंदे को जिसको हायर किया गया था, वो भी सारे के सारे बंदे पकड़े गए थे विद इन 24 आवर्स। पुलिस ने यहाँ से ट्रैक करना शुरू किया। और ब्लाइंड केस इससे ज्यादा क्या हो सकता था। उसमें एक मोटरसाइकिल थी, वो खड़ी की गई थी और उसमें से ब्लास्ट हुआ था। ना आपको पता किस बंदे ने खड़ी की है, ना आपको पता कि कहां से आई है। आपने इमीडिएटली सीसीटीवी कैमरा निकाले और ट्रैक करना शुरू कर दिया, जियो स्कैनिंग करना शुरू कर दी। विद इन 24 आवर्स आपने बंदे को ट्रैक कर लिया, बंदे को पकड़ा। उसके बाद उसके लिंकेजेस निकाले। कराची में दूसरा बंदा पकड़ा गया, फिर पेशावर में तीसरा बंदा पकड़ा गया, जिसने वेपन दिया वो भी पकड़ा गया था, जिसने बम लगाया उसको भी पकड़ा गया था, और जिसने पैसे दिए उसको भी पकड़ा गया। जो इन 3 लोगों को कंट्रोल कर रहा था दुबई से, वो भी पकड़ा गया था विद इन 24 आवर्स, क्योंकि रियासत की विल थी, रियासत की नियत थी। अब इमरान खान के केस के ऊपर आते हैं। इमरान खान के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का किसी का इरादा नहीं है। पंजाब पुलिस का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर पंजाब पुलिस सिंसियर होती इस इन्वेस्टिगेशन में तो 12 घंटों के अंदर सारे के सारे लोग पकड़े जाने थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं थी। अब आते जो बंदे सारे के सारे मर्डर केस में इन्वॉल्व वगैरह हैं, वो सारे के सारे मुल्क से फरार हो चुके हैं। अब अगर आपने जाकर उनको पकड़ना भी है तो आपको फेडरल गवर्नमेंट की मदद चाहिए, आपको इंटरनेशनल पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और इंटरनेशनल पुलिस से आपकी फेडरल गवर्नमेंट कांटेक्ट कर सकती है। सो ये भी नहीं होने वाला यहाँ पर। सो आप देखिए कितनी सफाई से एक छोटा सा कारकुन अपना पकड़वा दिया और उसके सामने से अलग किस्म का बयान दिलवा दिया, और जो सारे के सारे असैसिन थे वो सारे के सारे भगा दिए गए। ना इस सीन की कोई ना कोई प्रॉपर इंक्वायरी की गई, ना उस सीन को कोई सिक्योर किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई। 12 घंटे के अंदर सारे लोग पकड़े जाने थे ये सारे के सारे, लेकिन मसला ये था कि पकड़ने की नियत ही नहीं थी। और अब जो बचा कुचा एविडेंस है उसको डिस्टॉर्ट किया जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। आपकी जो बुलेट्स हैं और उसकी जो एम्प्टीज हैं, ये सारी की सारी तब्दील कर दी जाएंगी। ये जो ग्लॉक पिस्टल आपको मिला था वो तो अब हो गया गुम, वो तो अब किसी को पता भी नहीं कि ये ग्लॉक पिस्टल कहाँ हो गया। आप ग्लॉक पिस्टल को लाएंगे, इसके उस ग्लॉक पिस्टल के फिंगरप्रिंट्स इस बंदे से मिलेंगे ही नहीं, आप देख लीजिएगा। फिर बुलेट्स उस ग्लॉक पिस्टल से नहीं मिलेंगी, एम्प्टी इस पिस्टल से नहीं मिलेगी। तमाम तरह फॉरेंसिक एविडेंस को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है इस वक्त तक। तो किसी को कोई शक ना रहे कि फॉरेंसिक एविडेंस बचेगा। और फॉरेंसिक एविडेंस किसके कहने के ऊपर डिस्टॉर्ट किया गया है ये जरा बता दिया जाए। ये सारा का सारा काम ब्रिगेडियर राशिद पंजाब में बैठा हुआ है, जिसको मिस्टर जेड बोलते हैं या मिस्टर एक्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। जियो स्कैनिंग जो होनी थी वो सारी की सारी खत्म कर दी गई है। अब कोई भी डेटा शेटा नहीं मिलना आप सब ने। अब सवाल ये होता है कि इस तरह का मैसिव कवर अप कौन करवा सकता है। इस तरह का मैसिव कवर अप जब स्टेट इन्वॉल्व हो तभी हो सकता है ना। स्टेट के बगैर तो मैसिव कवर अप हो ही नहीं सकता। अगर स्टेट एंटी हो और स्टेट चाहता हो कि हमने इन लोगों को पकड़ना है तो 12 घंटों में ये सारे के सारे लोग पकड़े जा सकते थे। और स्टेट एंटी है, वो चाहता है कि हमने नहीं पकड़ना लोगों को, और स्टेट सपोर्ट करा इन तमाम तरह एलिमेंट्स को। तो स्टेट ने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स वगैरह डिस्टॉर्ट कर दिए, फैक्ट्स फिगर सब कुछ खत्म करवा दिया। सो स्टेट सपोर्ट
सपोर्ट कर रहा है ना असैसिन्स को, मर्डरर्स को, जिन्होंने गोलियां चलाई। अब एक और केस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। नौरीन लिगारी एक हैदराबाद की लड़की थी जो किसी तरह से कांटेक्ट में आ गई थी फेसबुक के थ्रू इस तरह के टेररिस्ट लोगों के साथ। उसको एक मजहबी जुनून था, वो इनके साथ चली गई और उसके बाद उसने अपनी वीडियो अपलोड कर दी कि मैं इस वक्त सीरिया में और मैं सीरिया में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। विद इन 12 आवर्स वो बंदी पकड़ी गई थी लाहौर के अंदर और उसका घर ट्रैक कर दिया था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इतनी तेज है और ये सारी की सारी पुलिस ने इंटेलिजेंस रिकवर की थी और ये पुलिस ने सारा मामला देख लिया था। उसके बाद जो ऑपरेशन किया था लाहौर में वो वहां की लोकल टास्क फोर्स ने किया था। अब आप मुझे बताएं कि ये लोग इन्वेस्टिगेट करते तो ये 12 घंटे में सारे के सारे मुलजिम ना पकड़ लेते। इन्होंने शुरुआत से ही सारे के सारे एविडेंस डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। इसी तरह से मैं आपको लेकर चलता हूं मुर्तजा भुट्टो के मर्डर केस के ऊपर। बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी, सिंध के अंदर बेनजीर की गवर्नमेंट थी और मुर्तजा भुट्टो को शहीद कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के भाई को शहीद कर दिया जाता है कराची के अंदर, पुलिस के हाथों मरवा दिया जाता है और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ये है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां और इसमें कोई फख्र करने की बात नहीं है कि ये लोग करते हैं। ये सारा गंद अपने मुल्क के अंदर करते हैं, अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। अगर इनकी इतनी हिम्मत है ना किसी और मुल्क में ये करके दिखाए गंदगी, कीनिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर गंदगी करते हैं, यूएई के अंदर गंदगी करके दिखाए फिर इनको लग पता आ जाएगा। इंडिया के अंदर गंदगी करके दिखाए फिर इनको लग पता आ जाएगा। अमेरिका में गंदगी करके दिखाए, एक बार करेंगे अमेरिकन टॉलरेट कर लेंगे, दोबारा करेंगे अमेरिकन सर फोड़ देंगे इनका, अमेरिकन वो दहशतगर्दी दिखा देंगे इनको कि इनको लग पता आ जाएगा। सीआईए आईएसआई का बाप लगे इस तरह की एक्टिविटीज में। सो पाकिस्तानी फौजी की मेंटेलिटी ये है और पाकिस्तानी जनरल्स की मेंटेलिटी ये, अगर कमजोर है दबा दो, लड़ लो, और अगर कोई ताकतवर है जो आपको गिरबान से पकड़ लेता है तो उसके तलवे चाटना शुरू कर दो। ये है पाकिस्तानी फौज की मेंटेलिटी। अब आते हैं लाहौर की तरफ। ये जो कल टैंक वगैरह लेकर आए थे, गन लगा के, धशु का गन लगा के आ गए थे, रशियन मेड गन और मशीन गन लेकर आ गए थे पाकिस्तानी आवाम से लड़ने के लिए। चलो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि ये जी टैंक नहीं थी, ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर थी। अरे भाई टैंक हो या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम लोगों ने बंदूकें पाकिस्तानी आवाम की तरफ की। क्यों की पाकिस्तानी आवाम की तरफ से? तुम्हारे ऊपर उन्होंने पत्थर फेंके? नहीं फेंके। तुम्हें गालियां दी? नहीं दी। वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आ रहे थे। अब ये कौन होता है जो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा के बैठा हुआ है, या लाहौर का सेक्टर कमांडर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना बैठा हुआ है लाहौर के अंदर? और ये किस तरह के लोग हैं जो प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? इनको सियासत करने का बड़ा शौक होता है। मतलब इनसे मतलब है ना, आप पूछ लीजिए कि सियासत में क्या करना है, सारी एडवाइसेस बता देंगे। लेकिन जब सियासी प्रोटेस्ट होते हैं और जब लैशबैक आता है और जब सियासी फैसले गलत हो जाते हैं और उनके नतायज आते हैं, तब फेस करने के लिए राना सनाउल्लाह जैसे, शहबाज शरीफ जैसे को आगे कर दिया जाता है। और माशाल्लाह से नून लीग ने भी वो तलवे चाटे हैं फौज के इस वक्त। और जिस तरह से शहबाज शरीफ ने पूरी की पूरी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी हैं सिर्फ फौज की इमेज बचाने के लिए, अपनी इमेज तो थी ही नहीं। और जिस तरह से ये बस पूरी की पूरी पार्टी इल्जाम लेती जा रही है, जो भी फौज के ऊपर इल्जाम हो रहा है ये सारे के सारा अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। उसका नतीजा ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में लग पता जाएगा कि नून लीग पूरी उम्र के लिए पाकिस्तानी सियासत से खत्म होने जा रही है। और नून लीग जब खत्म होगी ना तो ये एक अच्छी चीज है। नून लीग पाकिस्तान आर्मी का एक एसेट थी जिसे बार बार पाकिस्तान आर्मी यूज कर रही थी। नून लीग भी करप्ट थी, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स भी करप्ट थे, आपस में इनका अलायंस बना हुआ था, एक दो बार लड़ लेते थे, उसके बाद फिर से आपस में सेट हो जाते थे। उससे यही होता था कि ये मिल बैठकर पैसे खाते थे। अब देखिए फिर से नवाज शरीफ को जाकर जो रिलीफ दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन जनरलों को पता है कि हमारे साथ करप्ट टोला ही चल सकता है, सीधे लोग तो हमारे साथ चल नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि ये तमाम तर एस्टेब्लिशमेंट जाकर करप्ट टोले के साथ अलायक कर रही है अपने आप को। और इस वक्त आर्मी के अंदर जिस तरह के ऑफिसर्स प्रमोट किए गए, हर ऑफिसर करप्ट में, हर ऑफिसर के ऊपर 10-10, 20-20 इंक्वायरियां चल रही है। किसी के ऊपर स्मगलिंग की इंक्वायरी चल रही है, किसी के ऊपर कार्स की इंक्वायरी चल रही है, किसी के ऊपर लैंड ग्रैबिंग की इंक्वायरी चल रही है, किसी के ऊपर एक्सटॉर्शन की इंक्वायरियां चल रही है। इस तरह के ऑफिसर्स को जाकर प्रमोट करके पाकिस्तान आर्मी के अंदर बिठा दिया गया है। अब इस आर्मी का क्या बनेगा? मैंने बार बार पाकिस्तानी आवाम को समझाने की कोशिश की है कि आपने अपने नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस को रीस्ट्रक्चर करना है। उसके मतलब यह है कि आपने सिर्फ एक आर्मी चीफ के ऊपर नहीं रिलाई करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनानी है और आजाद ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है। आपने आईएसआई को कंप्लीटली डाइवोर्स करना है पाकिस्तान आर्मी से। जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स आईएसआई के अंदर काम कर रहे हैं, मेहरबानी करके उनको वापस भेजा जाए। आईएसआई को आपने एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, आपने एक और सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल गार्ड्स बनाने हैं, आपने रेंजर्स को पाकिस्तान आर्मी के असल रसूख से पाक करना है, आपने एफसी को पाकिस्तान आर्मी के असल रसूख से पाक रखना है, आपने उनके ऑफिसर्स अलग तरह से तैनात करने, आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक्टिव करना है, आपने सेक्रेटरी डिफेंस को थोड़ा चार्ज अप करना है कि वो आर्मी चीफ उसके अंडर आता है। यहाँ पर आर्मी चीफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लगाता है, एक्चुअली में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पास भी पावर होती है आर्मी चीफ को डिसमिस कर दे, खड़े खड़े डिसमिस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा ही बह रही है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा सबसे मेजर रिस्ट्रक्चरिंग जो आपने करनी है वो जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान के अंदर करनी है। जुडिशरी अपने जजेस खुद लगा
लगाती है, करप्ट जजेस खुद नीचे से चुनकर लाती है और उसके बाद फिर भी कहती है कि हमें आजादी से काम नहीं करने दिया जाता। आप अपने जजेस खुद लगाते, आप अपने अंदर जजेस को खुद प्रमोट करते और उसके बावजूद भी आप 139 के ऊपर है। आपको बजट भी फुल टाइम पर मिलता है, आपको 26 लाख से ज्यादा ऊपर की तनख्वाह मिलती है। आपके अंदर किसी तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रही सियासी गवर्नमेंट है। बाकी फौज तो आपके अंदर 24 घंटे मुदाखलत कर रही है और जिससे आप खुश भी हैं, फिर भी आप 139 के नंबर पे ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये हुआ ना कि जुडिशरी के जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो सही काम नहीं कर रहा और जिस तरह की इंडिपेंडेंस जुडिशरी को दी गई है उसके बावजूद भी जुडिशरी अपना काम सही नहीं कर रही। वजह सिर्फ ये है कि बार और जजेस का नेक्सस ये है कि इन दोनों ने मिलकर ऐसे जजेस लगाने जिसके थ्रू पैसे बना लिए जाए। जज अपनी मर्जी का होगा तो वकील भी अपनी मर्जी का आएगा और अपना फैसला ले लेगा। उसके बाद लोग जाते हैं कि इस वकील के उस जज के साथ ताल्लुकात है, सो इस वकील को हायर कर लो, ये जज से हमारे हक में फैसला निकलवा देगा। इस तरह की जुडिशरी काम कर रही है आपकी। सो अल्टीमेटली हमने जुडिशियल सिस्टम को भी रिस्ट्रक्चर करना है और उसको रिस्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं कि तमाम तर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करे। ये तमाम तर दुनिया के अंदर यही होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करता है। ये बार, ये जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट वाला ये चक्कर कहां से आ गया? ये इफ्तिकार चौधरी ने पैदा किया है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जजेस के इम्पीचमेंट का पावर भी देना है। ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बैठेगी, ये सब कुछ करेगी, ये आर्मी की तरह ढकोसला है। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अगर किसी जज के खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठानी तो वो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट को जवाबदेह होना चाहिए जज को। जज जवाब देना नहीं चाहता पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो जजेस को इम्पीच कर सके। अगर कोई जज जुडिशरी के अंदर आकर सियासत कर रहा है तो उसे इम्पीच करने की ताकत तो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए ना। ये भी ताकत देने को तैयार नहीं है जुडिशरी। जब स्टेट के इंस्टीट्यूशन स्टेट को डिवाइड करने में लगे हुए हो, आधा टुकड़ा तुम्हारा, आधा टुकड़ा मेरा, ये वाला हिस्सा तुम्हारा, ये वाला हिस्सा मेरा, सियासतदान का कुछ भी नहीं, तो फिर ये स्टेट कैसे चलेगा? अगर हमने इस स्टेट को चलाना है तो हमने सबसे पहले इन तमाम तर रोग ऑर्गेनाइजेशन, रोग जुडिशरी, रोग मीडिया, रोग ISI, रोग आर्मी, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।